क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 7,000 विचार आते हैं? 7,000। ये नंबर सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। सही में। और साइंस के मुताबिक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि उनमें से लगभग 80% विचार नेगेटिव होते हैं। 80% मतलब हम लोग लगातार नेगेटिव ही सोच रहे हैं। हाँ, वही तो। हम अनजाने में ही हर दिन खुद को फेल होने, डरने और पीछे हटने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सही बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी में जो भी संघर्ष या असफलता है वो खराब किस्मत या इस बाहरी दुनिया की वजह से है। लेकिन सच तो ये है कि सुबह उठकर आईने में हम जो चेहरा देखते हैं ना, वही सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी रुकावट भी। और बिल्कुल यही वजह है कि पॉजिटिव रहना या सही एटीट्यूड रखना कोई किसी दीवार पर लगे मोटिवेशनल पोस्टर वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर हमारी बायोलॉजी और हमारे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा दुखों का कारण बाहर तलाशते हैं, जबकि इस पूरे खेल का जो मेन कंट्रोल रूम है वो दिमाग के अंदर होता है। अरे वाह, क्या बात कही। और आज की इस चर्चा में हमारा मिशन इसी कंट्रोल रूम को डिकोड करना है। आज हम जेफ केलर की मशहूर किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के कोर आइडियाज की एक बहुत गहरी चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे हमारा नजरिया, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, वो कोई खोखला दर्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है जो हर दिन हमारी रियलिटी को डिजाइन करता है। तो चलिए इस बात की पर्दे खोलते हैं। चलिए। मैं सोच रहा था, क्या सच में एक छोटे से विचार में इतना दम होता है कि वो पूरी जिंदगी का रुख बदल दे? मतलब क्या वाकई एक विचार उस छोटे से बीज की तरह है जिसके अंदर पूरा का पूरा जंगल छिपा होता है? देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों में जाना होगा। मैं पहले ही बता दूं, ये कोई रातों रात असर करने वाला मैजिक फॉर्मूला नहीं है। हाँ, वही ना, जादू तो नहीं है। बिल्कुल। दरअसल ऑथर ये स्पष्ट करते हैं कि ये सफर मन के अदृश्य विचारों से शुरू होकर जमीनी हकीकत तक जाता है। अगर इस प्रोसेस को समझना है तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हमारी आंखें दुनिया का जो सच देखती हैं वो असली सच नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक वर्जन है, एक फिल्टर है। ये बात मुझे उस किताब की उस कहानी की याद दिलाती है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेस सेट करती है। वो एक ट्रेन में बैठी हुई बुजुर्ग महिला की कहानी। हाँ, वो कहानी तो बहुत ही सटीक है। वही तो। होता यह है कि वो महिला ट्रेन की खिड़की से बाहर दिख रही थी और लगातार शिकायत कर रही थी कि बाहर की दुनिया कितनी गंदी है, नज़ारे कितने धुंधले और खराब हैं। सही बात है। तभी उनके बगल में बैठा एक युवक उठता है, अपने रुमाल से उस खिड़की के शीशे को अंदर से पोंछता है और अचानक से बाहर की दुनिया बेहद खूबसूरत और साफ दिखने लगती है। एग्जैक्टली। और ये कहानी एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि बाहर की दुनिया में कोई बदलाव नहीं आया था। हाँ, पेड़ पौधे और आसमान तो वैसे ही थे। बिल्कुल। बदला तो सिर्फ वो माध्यम था जिसे दुनिया को देखा जा रहा था। जेफ केलर इसे बिलीफ विंडो कहते हैं, यानी हमारे अनुभवों का चश्मा। लेकिन एक सेकंड, तो ये बिलीफ विंडो आखिर बनती कैसे है? मतलब कोई भी इंसान पैदाइशी तो कोई चश्मा पहनकर नहीं आता ना? नहीं, पैदाइशी नहीं होता। ये हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग से बनती है। बचपन से लेकर अब तक हमने अपने माता पिता, समाज और दोस्तों से जो कुछ भी सुना है, जो भी अनुभव किए हैं, वे सब इस चश्मे के कांच पर जमने वाली परतें हैं। जैसे धूल जम जाती है। हाँ, मान लीजिए एक छोटे बच्चे को बार बार ये कहा जाए कि वो मैथ्स में कमजोर है या वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, जो कि हमारे यहाँ बहुत आम बात है। बिल्कुल। तो समय के साथ वो बच्चा इस बात को एक फैक्ट मान लेता है। वो अपनी पूरी क्षमता को भीतर ही दबा देता है, क्योंकि उसका चश्मा उसे यही फिल्टर करके दिखाता है कि वो हारने के लिए बना है। लेकिन एक लॉजिकल सवाल ये उठता है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है? अगर पॉजिटिव सोचना इतना फायदेमंद है तो हम बाय डिफॉल्ट नेगेटिव क्यों सोचते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हमें एवोल्यूशन यानी विकास के नजरिए से मिलता है। हमारा दिमाग खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए डिजाइन हुआ है। अच्छा, सर्वाइवल मोड। हाँ, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को हर पल सचेत रहना पड़ता था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे या कोई जहरीला फल ना खा लें। वही सर्वाइवल मैकेनिज्म आज भी दिमाग में एक्टिव है। वो हमेशा खतरों को पहले स्कैन करता है,
लेकिन समस्या ये है कि आज हमें खूंखार जानवरों से नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए डरों और झूठे विश्वासों से लड़ना है। अरे वाह, ये तो बहुत डीप बात है। हाँ, हमारे ज्यादातर डर असली नहीं होते, वे बस पुरानी मान्यताओं की परछाई होते हैं। एक किसान जैसे अपने खेत से छोटे पत्थरों को हटाता है ताकि हल चलाने में दिक्कत ना हो, वैसे ही हमें इन मन के पत्थरों को हटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अगर हम उस ट्रेन की गंदी खिड़की को साफ कर भी लें तो क्या बाहर का असली कचरा खत्म हो जाता है? मेरा मतलब है, जिंदगी की जो असली समस्याएं हैं, जैसे ईएमआई का प्रेशर, कोई गंभीर बीमारी या कोई टॉक्सिक बॉस, क्या वे सिर्फ एक पॉजिटिव नजरिया रखने से गायब हो जाती हैं? मैं कहूंगी कि ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और अक्सर लोग पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि समस्याएं अपनी जगह वहीं रहती हैं। खिड़की साफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर अचानक से चमत्कार हो जाएगा और सारी मुश्किलें हवा हो जाएंगी। तो फिर फायदा क्या हुआ उस चश्मे को साफ करने का? फायदा ये है कि जब वो बिलीफ विंडो साफ होती है तो दिमाग का रिस्पांस सिस्टम बदल जाता है। समस्याएं इंसान को तोड़ने वाली बाधाओं की जगह सॉल्व किए जा सकने वाले पजल्स की तरह दिखने लगती हैं। नजरिया बदल गया तो किस्मत ही खराब है, इससे दिमाग शट डाउन हो जाता है। हाँ, इंसान हार मान लेता है। पर एक साफ नजरिए के साथ इंसान सोचता है, स्थिति तो खराब है लेकिन मैं इसमें से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। ये एक सवाल दिमाग के रिसोर्सफुल हिस्से को ऑन कर देता है। मैं इसमें से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? इस लाइन से मुझे किताब का वो हिस्सा याद आ रहा है जो शब्दों की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर ऑफ वर्ड्स पर बात करता है। हाँ, वो हिस्सा बहुत दिलचस्प है। वहाँ एक बड़ा जबरदस्त साइंटिफिक प्रयोग बताया गया है जहाँ पानी पर अलग अलग शब्दों का प्रभाव देखा गया। जब पानी के बर्तन पर पॉजिटिव शब्द लिखे गए तो उसके जमने पर बेहद सुंदर और सिमेट्रिकल क्रिस्टल बने, और नेगेटिव में? और जब उस पर नेगेटिव शब्द लिखे गए तो टूटे फूटे अजीब से क्रिस्टल बने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इस लॉजिक को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इंसान का शरीर भी तो लगभग 70% पानी से ही बना है। सही बात है। अगर शब्दों की फ्रीक्वेंसी पानी के मॉलिक्यूल्स की भौतिक संरचना को इस हद तक बदल सकती है तो सोचिए कि दिन भर में हम खुद से जो बातें करते हैं वे हमारे शरीर और बायोलॉजी के साथ क्या करती होंगी। माइंड ब्लोइंग। जब कोई कहता है कि मुझसे नहीं होगा या मैं थक चुका हूँ तो ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं खो जाते, ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने या गिव अप करने का सिग्नल भेजते हैं। अगर मैं इसे आज के टेक्निकल युग की भाषा में कहूँ तो हमारे शब्द एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड की तरह हैं। हम जो भी बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी कोड को एक आज्ञाकारी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह रन करने लगता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। अगर कोड में आई कांट यानी मैं नहीं कर सकता लिखा है तो सिस्टम समाधान ढूंढने वाले सारे प्रोग्राम्स को बंद कर देगा और एरर ही दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हम बस एक लाइन का कोड बदलकर उसे हाउ कैन आई यानी मैं कैसे कर सकता हूं कर देते हैं तो पूरा सिस्टम सर्च मोड में चला जाता है और आसपास मौजूद मौकों को स्कैन करने लगता है। और ऑथर बताते हैं कि इस सबकॉन्शियस कोड को रीप्रोग्राम करने का सबसे इफेक्टिव टूल है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। महान बॉक्सर मोहम्मद अली का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। अच्छा, उनका क्या तरीका था? वे सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते थे, वे मैदान में उतरने से हफ्तों पहले ही अपने मन के भीतर जीत की पूरी पिक्चर क्रिएट कर लेते थे। कौन सा पंच कैसे मारना है, क्राउड कैसे चीयर कर रहा है। रिंग में जाके तो वे बस उस मेंटल रिहर्सल को फिजिकल रूप देते थे। एक सेकंड, तो क्या दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता? बिल्कुल। न्यूरोसाइंस यही बताता है कि जब हम किसी चीज की बहुत गहराई और इमोशन के साथ कल्पना करते हैं तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो उस काम को असल में करते हुए होते हैं। क्या बात है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले खाली जमीन को नहीं देखता, वो मन में लहलहाती फसल देखता है। अगर रोज सिर्फ 5 मिनट पूरे फोकस के साथ अपनी मंजिल की कल्पना की जाए तो वो दिमाग में एक नया न्यूरल नेटवर्क तैयार कर देता है। ये सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगता है कि हम सोचकर अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से तो खेत में फसल नहीं उगेगी ना। बिल्कुल नहीं। यहीं पर बात आती है कमिटमेंट और एक्शन की। किताब में इस पर बहुत जोर दिया गया है, खासकर प्लान बी को खत्म कर देने वाले हिस्से पर। हाँ, वो हर्नान कॉर्टेज वाला किस्सा। हाँ, वो मशहूर ऐतिहासिक किस्सा है जिन्होंने मेक्सिको पहुंचने के बाद अपने ही जहाज जला दिए थे। उन्होंने अपनी सेना के सामने पीछे हटने का कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, या तो जीतो या मरो। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं।
लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा या देखते हैं क्या होता है, नहीं तो पुरानी जॉब तो है ही। हाँ, एक सेफ्टी नेट बना लेते हैं। एग्जैक्टली जब हमारे पास एक सेफ्टी नेट होता है तो साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग अपनी 100% एनर्जी नहीं लगाता, वो अपनी ऊर्जा बचा कर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि फेल होने पर एक बैकअप मौजूद है। अगर एक नाव को किनारे से मजबूत रस्सी से बांध कर रखा जाए और फिर चप्पू चलाया जाए तो बहुत मेहनत के बाद भी नाव 1 इंच आगे नहीं जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो जहाज जला देना कहानियों में सुनने में तो बहुत कूल लगता है, पर क्या असल जिंदगी में अपना प्लान भी पूरी तरह से खत्म कर देना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और कोई बैकअप नहीं रखा, क्या ये बेवकूफी नहीं है? मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। यहाँ जहाज जलाने का मतलब बिना सोचे समझे अंधा रिस्क लेना नहीं है। ऑथर का पॉइंट कमिटमेंट के असली मनोविज्ञान को समझाना है। तो असली मतलब क्या है इसका? कमिटमेंट वो फोकस है जो हमारे विचारों, एक्शंस और पूरी एनर्जी को एक लेजर बीम की तरह एक ही दिशा में अलाइन कर देता है। जब मुश्किल आती हैं, और वो आएंगी ही, तो प्लान बी होने पर इंसान तुरंत भागने का रास्ता ढूंढता है। लेकिन जब भागने का रास्ता नहीं होता तो इंसान समाधान ढूंढने पर मजबूर हो जाता है। ये कुछ एक पर्वतारोही यानी क्लाइंबर की तरह है। जब वो किसी खड़ी चट्टान पर चढ़ रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि पहाड़ कितना ऊंचा है या वो गिर गया तो क्या होगा। सही कहा। उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस अगले कदम और उस अगली ग्रिप तक सिमट जाती है। एग्जैक्टली। और वो कदम उठाने का सही समय क्या है? अक्सर लोग परफेक्शन के इंतजार में रहते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब शुरुआत करेंगे। किताब में एक बुजुर्ग किसान की बहुत गहरी बात है। उसने कहा था, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। अरे वाह! और एक बार जब हम वो पहला कदम उठा लेते हैं तो उसे एक आदत में कैसे बदला जाए? क्योंकि शुरुआत करना तो आसान है, उसे टिकाए रखना असली खेल है। यहीं पर हैबिट फॉर्मेशन की साइंस काम आती है। किसी भी नए काम को, चाहे वो नई सोच हो या नया रूटीन, आदत बनने में कम से कम 21 से 36 दिन का समय लगता है। ऐसा क्यों? ये 21 दिन का ही फिगर क्यों आता है बार बार? क्योंकि जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग में कच्ची पगडंडी जैसी बनती है। वो मुश्किल होता है। पुरानी प्रोग्रामिंग हमें वापस कंफर्ट जोन में खींचती है। लेकिन जब हम उस काम को 21 से 30 दिन लगातार करते हैं तो वो कच्ची पगडंडी दिमाग में एक पक्के हाईवे में बदल जाती है। न्यूरॉन्स आपस में पक्के तौर पर जुड़ जाते हैं और एक बार वो हाईवे बन गया तो वो काम सांस लेने जितना ऑटोमेटिक और आसान हो जाता है। लेकिन इस पूरे हाईवे बनाने के प्रोसेस में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है वो है असफलता और हारने का डर। जब कदम बढ़ेंगे तो गिरना भी तय है। बिल्कुल। तो ऐसे में नजरिए का क्या रोल होता है? असफलता मुझे बिल्कुल एक जिम के वेट लिफ्टिंग सेशन की तरह लगती है। जब कोई भारी वजन उठाता है तो उसके मसल्स के फाइबर टूटते हैं, दर्द होता है। हाँ, दर्द तो होता है। अगर वो दर्द देखकर जिम छोड़ दे तो कमजोर ही रहेगा, लेकिन जब तक वे मसल्स टूटेंगे नहीं तब तक शरीर उन्हें रिकवर करके पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नहीं बनाएगा। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ऑथर भी असफलता को इसी चश्मे से देखने की बात करते हैं। किताब में इसे एक हीरे के उदाहरण से समझाया गया है। एक साधारण कार्बन का टुकड़ा हीरा कैसे बनता है? प्रेशर से। हाँ, वो जमीन के नीचे भयानक दबाव, गर्मी और घर्षण सहता है। अगर उस कोयले को उस प्रेशर से बचा लिया जाए तो वो कभी चमक नहीं पाएगा। और शायद इसीलिए वो लेखक जिसकी किताब 13 बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी, उसने हार नहीं मानी। 13 बार रिजेक्ट होने का मतलब है 13 बार ये सुनना कि आप में टैलेंट नहीं है। सही बात है। वो रोया होगा, परेशान हुआ होगा, लेकिन उसने उस दर्द को अपना फीडबैक बनाया, अपनी कमियों को सुधारा और 14वीं बार वही किताब बेस्ट सेलर बन गई। बिल्कुल। थॉमस एडिसन का माइंडसेट डेरी था। उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश में 900 से ज्यादा बार ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। दुनिया के लिए वे 900 फेलियर्स थे, लेकिन एडिसन के लिए वे 900 डेटा पॉइंट्स थे। डेटा पॉइंट्स। या फिर उस बांस के पेड़ यानी बैम्बू ट्री की साइकोलॉजी देखिए। बांस के पेड़ का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। एक खास तरह का बांस होता है जिसका बीज बोने के बाद लगातार 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक सेकंड। हाँ, 5 साल तक कुछ नहीं? हाँ, 5 साल तक किसान रोज पानी डालता है, खाद डालता है,
लेकिन जमीन बिल्कुल खाली दिखती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति सोचेगा कि बीज मर चुका है, लेकिन जमीन के नीचे वो बांस अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर रहा होता है कि जब वो 5 साल बाद जमीन से बाहर आता है तो महज 6 हफ्तों के भीतर वो 90 फुट तक ऊंचा हो जाता है। वाह, 90 फुट। यानी वो जो 5 साल का टाइम था वो फेलियर या ठहराव नहीं था, वो फाउंडेशन बनाने का समय था। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर बिना मजबूत जड़ों के वो इतनी तेजी से बढ़ता तो पहले ही आंधी में गिर जाता। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद लोग कदम क्यों नहीं उठाते, डर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम डर को एक ठोस दीवार मान लेते हैं। ऑथर इसे कागजी दीवार कहते हैं। कागजी दीवार? हाँ, दूर से देखने पर डर एक कंक्रीट की बड़ी दीवार लगता है जिसे पार करना नामुमकिन है। ये दिमाग का एमिगडाला है जो झूठे अलार्म बजा रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान उस डर की तरफ बढ़ता है और एक्शन लेता है तो उसे एहसास होता है कि वो दीवार तो सिर्फ कागज की थी। इन मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। सही कहा। साहस का मतलब ये नहीं है कि डर गायब हो गया है। साहस का मतलब है कि डर वहीं खड़ा है, हाथ अभी भी कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी अगला कदम उठाया जा रहा है। अंधेरे से डरकर कोई मोमबत्ती जलना बंद नहीं करती। बहुत खूब। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि ये लड़ाई इंसान अकेले नहीं लड़ सकता। हमारा एटीट्यूड सिर्फ हमारे अंदर की चीज नहीं है, ये हमारे आसपास के माहौल से भी बहुत प्रभावित होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। हम अक्सर खुद पर फोकस करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग भी तो हमारे माइंडसेट को शेप करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मनोविज्ञान का वो नियम अक्सर सुनने में आता है कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर आसपास 5 लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो बिना एहसास हुए बहुत जल्द कोई भी उस ग्रुप का छठा नेगेटिव इंसान बन जाएगा। और ऐसा हमारे मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है जो अवचेतन रूप से दूसरों के व्यवहार को कॉपी करते हैं। किताब में एक सफल व्यापारी का जिक्र है जिसने जब अपना करियर शुरू किया तो उसने जानबूझकर ऐसे लोगों का ग्रुप चुना जिनके सपने उससे कहीं ज्यादा बड़े थे, जो आइडियाज पर बात करते थे। हाँ, जो आइडियाज पर बात करते थे, लोगों की बुराई नहीं करते थे। सफलता एक इकोसिस्टम है। अगर बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन मिट्टी जहरीली हो तो पौधा नहीं पनपेगा। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हम वर्कस्पेस बदल सकते हैं, दोस्तों से मिलना कम कर सकते हैं, पर अगर वो 5 नेगेटिव लोग किसी के परिवार के ही सदस्य हों जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, तब क्या करें? मैं मानती हूँ ये एक बहुत ही कॉमन और मुश्किल स्थिति है। ऑथर इसका बड़ा प्रैक्टिकल समाधान देते हैं। बात परिवार को छोड़ने की नहीं है, बल्कि अपने एक्सपोजर को मैनेज करने की है। एक्सपोजर को मैनेज करना, वो कैसे? ये तय किया जा सकता है कि किन विषयों पर उनसे बात करनी है और कब वहां से हट जाना है। और सबसे बड़ी बात, उस नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए एक मेंटल शील्ड बनानी होती है। वो कैसे बनती है? महान लोगों की किताबें पढ़कर या पॉडकास्ट सुनकर। जब हम किसी सफल व्यक्ति के विचार पढ़ते हैं तो हम वर्चुअली उनके साथ समय बिता रहे होते हैं। वे हमारे नए मेंटोर बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। आती है कि अगर हम अपनी डेस्क या काम करने की जगह को साफ और प्रेरणादायक रखें तो प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ जाती है। 30%? हाँ, ये एक माली या गार्डनर के काम जैसा है जो खूबसूरत फूल उगाने से पहले मिट्टी से घास फूस और खरपतवार को खींचकर निकाल देता है ताकि फूलों को पूरी एनर्जी मिल सके। और ये एनर्जी सही दिशा में तब जाती है जब क्लियर गोल्स हों। सिर्फ हवा में सोचना काफी नहीं है। किताब में बताया गया है कि लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी वो ये है कि लक्ष्यों को कागज पर लिखने का एक अलग ही जादू है। डेटा बताता है कि जो लोग अपने लक्ष्य कागज पर लिखते हैं उनके सफल होने के चांस 3 गुना ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारे दिमाग का मोटर स्किल और लॉजिकल हिस्सा एक साथ एक्टिवेट होता है। ये दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देता है कि ये विचार सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। और जब कोई इंसान ऐसे बड़े और लिखे हुए लक्ष्यों की तरफ बढ़ता है तो दुनिया की तरफ से आलोचना आना 100% तय है। राइट ब्रदर्स जब प्लेन बना रहे थे, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, इन सभी को शुरुआत में समाज ने पागल ही कहा था। तो उस शोर से खुद को कैसे बचाएं? आलोचना को फिल्टर करना आना चाहिए। अगर आलोचना रचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है, जिससे काम को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसे ईगो को साइड में रखकर अपना लेना चाहिए। सही बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ
इसलिए की जा रही है क्योंकि लोग पीछे खींचना चाहते हैं तो उसे बत्तख की पीठ पर गिरने वाले पानी की तरह झटक देना चाहिए। एक मूर्तिकार को देखिए, जब वो पत्थर तराशता है तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आसपास खड़े लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, उसका फोकस तो मूर्ति पर होता है। एग्जैक्टली, उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक्स्ट्रा पत्थर को हटाकर अंदर छिपी उस खूबसूरत मूर्ति को बाहर निकालने पर होता है। कमाल का विजुअलाइजेशन है। अब अगर हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ें तो वो ये है कि इस पूरी यात्रा में लंबे समय तक ऊर्जावान और खुश कैसे रह जाएं, क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। किताब के अंत में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, जिम्मेदारी और कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे वो कहानी बहुत गहराई से छू गई जहां एक फकीर एक अमीर लेकिन दुखी आदमी से मिलता है। फकीर कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, बस तुम मुझे अपनी आंखें दे दो। और वो अमीर आदमी तुरंत मना कर देता है कि 1 लाख क्या, करोड़ों के लिए भी नहीं दूंगा। बिल्कुल। तब फकीर मुस्कुरा कर कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें करोड़ों रुपयों से ज्यादा कीमती हैं तो तुम इतने दुखी क्यों हो? रोज सुबह उठकर इन आंखों का और इस स्वस्थ शरीर का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? और ये कृतज्ञता कोई आध्यात्मिक लेक्चर नहीं है, इसका सीधा न्यूरोलॉजिकल बेसिस है। जब इंसान उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके पास हैं और उनके लिए ग्रेटफुल महसूस करता है तो दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन तेज हो जाता है। अरे वाह, साइंस! हाँ, इससे स्ट्रेस का लेवल कम होता है और इंसान का दिमाग समस्याओं के हल ढूंढने के लिए ज्यादा ओपन हो जाता है। अगर मैं इसे एक मॉडर्न एनालॉजी से समझाऊं तो लगातार शिकायतें करना हमारे स्मार्टफोन में चलने वाले उन बैकग्राउंड ऐप्स की तरह है जो स्क्रीन पर तो नहीं दिखते लेकिन चुपचाप बैटरी को ड्रेन कर रहे होते हैं। सही कहा। और कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड उस बैटरी को तुरंत फुल करने वाला फास्ट चार्जर है। ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। बैटरी फुल होने के बाद अगला कदम होता है उस एनर्जी को सही जगह लगाना, यानी जिम्मेदारी लेना। किताब में उस कैदी का उदाहरण है जिसने अपनी हालत के लिए सिस्टम या दूसरों को दोष देने के बजाय जेल के अंदर ही रहकर पढ़ाई की और दूसरों की मदद करनी शुरू की। उसने कंट्रोल वापस ले लिया। हाँ, और जब यही जिम्मेदारी सेवा के भाव में बदल जाती है, जैसे एक डॉक्टर जो सिर्फ अपनी फीस के लिए नहीं बल्कि मरीज को दर्द से आजाद होते देख असली खुशी महसूस करता है, तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक पर्पस बन जाता है। ये तो एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने जैसा है। जब किसी दूसरे की ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं तो अपना इकोसिस्टम भी ग्रो करता है। और इस सबको जो एक चीज सीमेंट की तरह जोड़कर रखती है वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। रोज सिर्फ 10 मिनट पूरी लगन से पियानो बजाना उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है जो महीने में एक बार जोश में आकर 5 घंटे पियानो पीटता है और फिर उसे हाथ नहीं लगाता। क्योंकि बड़े बदलाव कभी भी एक बड़े झटके में नहीं आते। कहा जाता है ना, रोम एक दिन में नहीं बना था। लेकिन जो बात अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन वे हर घंटे ईंटें रख रहे थे। हर घंटे ईंटें रख रहे थे। वाह! सफलता अक्सर उसी पल मिलती है जब इंसान को लगता है कि अब वो एक कदम भी और नहीं चल पाएगा। जैसे एक मैराथन धावक जो 20वें किलोमीटर पर पहुंचकर बुरी तरह थक चुका होता है, पैर जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो उस थकान और दर्द के बावजूद दौड़ना जारी रखता है, वही इंसान फिनिश लाइन को पार करता है। निरंतरता का अर्थ ही है हर दिन एक ईंट रखना। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस कोई चर्चा और जेफ केलर के आइडियाज का एक सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, परिस्थितियां कभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होंगी, लोग आलोचना करेंगे, लेकिन हमारा एटीट्यूड वो अटल किला है जिसे बाहर की कोई ताकत बिना मर्जी के नहीं तोड़ सकती। असफलताएं, संघर्ष और चुनौतियां रोकने के लिए नहीं आते, वे केवल रास्तों को मोड़ने के लिए आते हैं, मंजिल को बदलने के लिए नहीं। और उस किले का दरवाजा खोलने या बंद रखने की चाबी हमेशा अंदर से घूमती है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार जो इन सारी बातों को एक अलग लेवल पर ले जाता है। किताब बार बार याद दिलाती है कि आज हम जो सोचते हैं कल वही बनते हैं, लेकिन इसे थोड़ा और माइक्रो लेवल पर जाकर देखें। अगर हमारा एटीट्यूड ही वो छोटा सा बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है, तो क्या कल सुबह उठते ही दिमाग में आने वाला सबसे पहला विचार, क्या वो सिर्फ एक मामूली विचार है या वो अनजाने में ही आने वाले 10 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो देखना ये चाहिए कि सामने क्या खड़ा है, या फिर ये सोचना चाहिए कि कौन सा चश्मा पहना हुआ है।